अभिलेख किसे कहते हैं? ऐसे लेख जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, उन्हें अभिलेख कहा जाता है। राजगृह का क्या अर्थ है? राजगीर का प्राचीन प्राकृत नाम राजगृह है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ राजाओं का घर होता है। पेरिप्लस क्या है? यह यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री यात्रा से है। प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे गए थे? अशोक के अभिलेख 4 लिपियों भाषाओं में लिखे गए थे। सबसे पहले ये ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक और यूनानी, इन भाषाओं में अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। दानात्मक अभिलेख से आप क्या समझते हैं? द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल के धार्मिक संस्थाओं के दान के विवरण वाले अभिलेख को दानात्मक अभिलेख कहा जाता है। जनपद शब्द अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड जहाँ जन अपना पांव रखते हैं अथवा बस जाते हैं। उस शब्द का प्रयोग संस्कृत व प्राकृत भाषा में मिलता है, उसे जनपद कहते हैं। अग्रहर किसे कहते हैं? ब्राह्मणों को दान दिए गए भूभाग को अग्रहर कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 4 महत्वपूर्ण जनपदों के नाम लिखिए, जो इस प्रकार है। देखिए, मगध, कौशल, पांचाल और गंधार। मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख राजनीतिक स्रोतों के नाम लिखिए। मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख राजनीतिक स्रोत निम्नलिखित हैं। मेगस्थनी की इंडिका में है। कौटिल्य चाणक्य का है अर्थशास्त्र में। विशाखादत्त का है मुद्रारादास। अशोक के अभिलेख हैं। मौर्य साम्राज्य के कोई 5 राजनीतिक केंद्रों के नाम, जो इस प्रकार देखिए। पाटलिपुत्र है, तोचाली है, तक्षशिला है, उज्जैन है और एक और है कपिशा। मेगस्थनीज कौन था? संक्षेप में लिखिए। मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला यूनानी राजदूत था। उसने भारत का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तिका इंडिका में लिखा है। इस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब देखते हैं चाणक्य कौन था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व उनके प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ तात्कालिक मौर्य प्रशासन की कूटनीति, युद्ध प्रणाली, सामाजिक स्थिति आदि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला ग्रंथ है। प्रश्न, इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्कों अथवा मुद्राओं के महत्व को समझाइए। या फिर प्रश्न आएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सिक्कों का क्या महत्व था। आर्थिक दशा का ज्ञान, यदि सिक्के शुद्ध सोने व चांदी के होते तो उस राज्य की संपन्नता का बोध होता है। यदि वह मिश्रित धातु के होते तो उस राज्य की घिन्नता का बोध होता था, मतलब राज्य कमजोर था। तिथि क्रम का निर्माण, सिक्कों पर अंकित तिथि से उन सिक्कों को चलाने वाले शासक की तिथि का ज्ञान होता था। साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण, सिक्कों के प्राप्त होने से इतिहासकारों, शासकों के साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करना सरल हो जाता था। धार्मिक दशा का ज्ञान, सिक्कों पर अंकित विभिन्न देवी देवताओं के चित्र से तत्कालीन धार्मिक दशा का ज्ञान होता है। कला विकास का ज्ञान, सिक्कों पर अंकित संगीत वाद्यों से तात्कालिक कला का तथा संगीत के विकास का ज्ञान मिलता है। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों विशेषताओं का वर्णन कीजिए। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण तथा विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार है। महाजनपदों का विकास 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। महाजनपद की संख्या 16 थी। इसमें लगभग 12 राजतांत्रिक तथा 4 गणतंत्र राज्य थे। अधिकांश महाजनपद में राज्य की शासन प्रणाली का प्रचलन था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो किलेबंद होती थी। राज्य की सारी शक्तियां राजा के हाथ में होती थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में किन कर्म से विकसित हुआ। 16 महाजनपदों में मगध एवं शक्तिशाली राज्य था। मगध की शक्तियों को बढ़ाने में लोहे की खदानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मगध की भौगोलिक स्थिति ने मगध के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मगध के उत्तर में गंगा, पूर्व में सोन, पश्चिम में चंपा नदी बहती थी। मगध के शासकों की विशाल एवं शक्तिशाली सेना ने भी मगध साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मगध की भूमि काफी उपजाऊ थी, जिसके कारण मगध की आर्थिक स्थिति में काफी मजबूत था। मगध की महानता के कारण विभिन्न शासकों की नीति को बताया है, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म जैसे महान शासक ने मगध को महान बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का साहित्य तात्कालिक सामाजिक सार्वजनिक दशा पर प्रकाश डालता है। जिस वंश का महान वंश, यह दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं। विशाखादत्त का मुद्राक्षस,
यह संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध नाटक है। इसके अध्ययन से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री और परामर्शदाता था। उसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें राजनीतिक, आर्थिक तथा न्याय प्रणाली का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसके द्वारा लिखित पुस्तिका इंडिका है। अशोक के अभिलेख। अशोक ने अनेक चट्टानों तथा स्तंभों पर वर्ग लेप खुदवाए। इन लेखों से अशोक द्वारा ये किए गए धर्म प्रचार तथा शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अशोक के थंब की प्रमुख विशेषता लिखी है। प्रारंभिक काल में अशोक हिंदू धर्म का अनुयायी था, परंतु कलिंग युद्ध के पश्चात वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। अशोक ने अपनी प्रजा को जिस धर्म का पालन करने का आधार दिया वह है सार्वभौमिक भौमिक, मतलब प्रजा किसी भी धर्म को मान सकती थी, किसी पे कोई बाध्य नहीं था। अशोक के धर्म की विशेषता सार्वभौमिक पर आधारित थी। अशोक ने अपने धर्म में अहिंसा को विशेष महत्व दिया। उसने उन यज्ञों को बंद करवा दिया जिसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। अशोक ने अपने धर्म में अनुशासन तथा शिष्टाचार का अधिक महत्व दिया। माता पिता की आज्ञा का पालन करना तथा गुरुओं का आदर करना अशोक के अभिलेख हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्न कार्य किए हैं, जैसे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को आचरण में लाना, धर्म महामंत्र की नियुक्ति करना, धर्म यात्राएं करना, बौद्ध मठों का निर्माण करवाना, बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार करना।